चल हाँ तू लेते भैया हाँ तू लेते राजनाथ तो भैया हो अगर जान बचा अगर जान एकरा पकड़ खगड़िया ले चल बही और बही ना हम तो बचा के मार दिले। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 17 सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 17 सितंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नूर सुल्तान को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ, फिर वापस मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। देन उसके बाद आराम से आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। जब हम लोग प्राचीन समय की बात करते हैं तो उस समय कौन सा ऐसा टाउन, कौन सा ऐसा नगर शहर आपको देखने को मिलेगा जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि जल संचयन के लिए जाना जाता है। प्लस वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से जो डैम है उसकी पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी। वाटर को रिजर्वायर तक कनेक्ट किया गया है, यानी कि जो जलाशय है वहाँ तक कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा कौन सा प्राचीन समय का नगर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से डिटेल में पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या फिर ऑप्शन डी रोपर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। ये देखो कि आज की डेट पर अगर आप लोग गूगल पर जाते हो और जाकर सर्च बॉक्स में मोबाइल थीफ टाइप करना, मोबाइल थीफ टाइप करने के बाद में न्यूज़ सेक्शन ओपन करना, तो इस न्यूज़ सेक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे ये अभी यहाँ पर 14 घंटे पहले की न्यूज़, 15 घंटे, 21 घंटे, एक दिन पहले की न्यूज़। मतलब ये जितना ऊपर स्क्रॉल करोगे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे देश भर में। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने जो है इन आर्टिकल्स को कवर किया है। इनफैक्ट अगर मैं इसको नेक्स्ट भी करता हूँ तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एंड तक इसी आर्टिकल के बारे में काफ़ी चर्चा की जा रही है। अब है क्या मामला समझते हैं थोड़ा सा। ये पूरा इशू है बिहार का। अब हुआ क्या था कि एक ट्रेन चलने वाली होगी और उस ट्रेन से एक चोर आता है बाहर से और वो विंडो में हाथ डालकर किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी करने की कोशिश करता है। अब होता यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति का मोबाइल है ना, वो व्यक्ति उस चोर के हाथों को पकड़ लेता है और जैसा आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, ट्रेन के अंदर से उन लोगों ने इस चोर के हाथ को पकड़ रखा है और ट्रेन जो है वो चल जाती है। और वो ट्रेन लगभग इसी तरीके से 15 किलोमीटर तक चलती है, जैसा और बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे कि लगभग 15 किलोमीटर तक वो ट्रेन चलती है और ये इस चोर को ऐसे ही लटका कर वो 15 किलोमीटर आगे तक लेकर जाते हैं। और ये वीडियो हो जाता है पूरी तरह से वायरल। ट्विटर पर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस वीडियो के बारे में चर्चा भी की जा रही थी। इनफैक्ट जब आप लोग डिटेल में बहुत सारे आर्टिकल देखोगे ना तो आपको इंटरनेट पर एक डिवाइड भी देखने को मिल जाएगा। डिवाइड मतलब अब कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि अगर इसका हाथ टूट जाता, ये गिर जाता, पोल से टकरा जाता तो यहाँ पर मृत्यु हो जाती, यानी कि चोरी की सज़ा डायरेक्टली मृत्यु। तो लोगों ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारी पोस्ट करी हैं। फिर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट में किया है कि बिल्कुल सही किया।
ऑन द स्पॉट इसको पकड़ा, नहीं तो फिर यहाँ पर इसका केस टलता रहता, आगे मामला खिंचता रहता और इसी चोरी को बढ़ावा मिलता। तो यहाँ पर अब तो यह है कि ये चोरी अगली बार से करेगा नहीं। साथ ही साथ में दूसरे चोरों तक अगर वीडियो पहुँचती है तो इस प्रकार की चोरी भी रोकी जाएंगी, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि ट्रेन के बाहर से यहाँ पर चोर आते हैं, जैसी ट्रेन चलने वाली होती है तुरंत यहाँ पर जो भी सामान होता है विंडो के आसपास रखा हुआ उसको यहाँ पर खींचने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर कौन सी साइड पर आते हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। जो ये काम किया गया है चोर के साथ में, इसके सपोर्ट में अगेंस्ट में हूँ, एक वैलिड रीज़न के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई एसईओ की मीटिंग कब होने वाली है। अब वो एसईओ की मीटिंग हो गई। अब उस एसईओ की मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, एसईओ है क्या? यह है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, उनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर क्या क्या चर्चा हुई है वो सब यहाँ पे बातें बताई गई। इस मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन हो गए जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हो गए, शी जिनपिंग हो गए जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो गए, साथ ही साथ में हमारे पीएम हो गए मोदी, और साथ ही साथ में आप देखोगे जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहे। तो इस मीटिंग के अंदर बोला ये जा रहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पीएम मोदी ने बहुत सारी चर्चा की है। जैसे इन्होंने बोला कि अगर जितने भी कंट्रीज़ हैं एससीओ के अंदर, उनके बीच में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होगा, सभी कंट्रीज़ को ट्रांजिट राइट्स देने होंगे। मतलब कि सभी कंट्री को कुछ ना कुछ राइट्स ग्रांट करने होंगे जहाँ पर आराम से चीज़ें पास हो जाएं, जो इंसान है वो भी यहाँ पर इधर से उधर हम जा सकें, प्लस जो पीपल हैं, प्लस जो सामान है वो भी बेसिकली उसको भी आराम से इधर से उधर कैरी किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को ये इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद ही कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी। फिर साथ ही साथ में पीएम मोदी एक चीज़ के ऊपर और मेंशन करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा चर्चा ये हो रही थी मीटिंग से पहले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में बातचीत करेंगे। अलग से यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं की गई है, आपको ध्यान में रखना है, इस आर्टिकल में एग्जैक्टली बताया गया। अब होता क्या है कि सभी लीडर्स ने अपनी अपनी स्पीच दी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ पे स्पीच दी है। तो उस स्पीच के अंदर इन्होंने बेसिकली फोकस किया है कोऑपरेशन के बारे में, कि कैसे यहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। जो पूरा का पूरा यूरेशियन रीजन है वहाँ पे कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक इन्होंने उठाया एनर्जी को लेकर। तीसरा टॉपिक उन्होंने उठाया फूड क्राइसिस को लेकर, जो आज के टाइम पर खाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिर एक और टॉपिक उठाया कोविड-19 को लेकर। कुछ ये टॉपिक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू उठाए गए थे। और फिर उसके बाद एक टॉपिक उठाया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके बारे में। तो ये 4-5 टॉपिक्स के ऊपर हमारे पीएम के थ्रू बातचीत की गई है। अपनी स्पीच के दौरान ये बातें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद में देखो बोला ये जा रहा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से पब्लिश हो रहे थे जिसके आगे मे लगा हुआ होता है ना, कि हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में बातचीत करेंगे। हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में बातचीत करेंगे, लेकिन दोनों के साथ में बातचीत नहीं की गई है, आपको ध्यान रखना है। देख पाओगे मिस्टर मोदी डिड नॉट एक्सचेंज वर्ड्स विद मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर जी, यानी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ में कोई भी यहाँ पर ऐसा पब्लिकली ब्रॉडकास्ट डिस्कशन नहीं हुआ है। पब्लिकली यहाँ पर कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। हालांकि एक फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा गूगल पर, जो भी सारे लीडर साथ में खड़े हुए हैं, एक फ़ोटो के अंदर हमारे पीएम के बराबर में ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी खड़े हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, तो वो बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। इसके अलावा कुछ ऐसी खास बात नहीं है। हुआ ये, यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इंडिया को ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस देने से मना कर दिया। कि यानी कि अगर देखो भारत ये तो डिमांड ये कर रहा था कि भैया एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपनी अपनी जो राइट्स है वो ग्रांट कर दें, जिससे कि आराम से ट्रैवलिंग की जा सके, जो सामान है वो आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाया जा सके, जिससे व्यापार बहुत आराम से हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम लोग यहाँ पर इंडिया को ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस नहीं देने वाले, क्योंकि अगर वो एक्सेस मिलता है तो हम लोग इधर पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की मदद से ऊपर सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर पाकिस्तान ने इस चीज़ का रिफ्यूज़ल किया, मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे पीएम फोकस ये करते हैं कि अगर ऐसा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कोऑपरेशन है कंट्रीज़ के बीच में वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक बात हो गई। तो ये तो आपको मीटिंग के बारे में पता चल गया।
अब एक बात ध्यान रखना, ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये एससीओ की मीटिंग हुई है उज़्बेकिस्तान के अंदर। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो जगह है समरकंद, वहाँ पे ये मीटिंग हुई है। क्लियर बात हो गई। देखो इसी वजह से बोलते हैं कि पहले मीटिंग हो जाने दो उसके बाद पढ़ना। पहले से बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई थी, बहुत बड़ा बना दिया था, लेकिन इतनी यहाँ पर कुछ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को इतना देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब आने वाले टाइम पर इसके ऊपर एडिटोरियल वगैरह जो भी पब्लिश होंगे वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इतनी बात ध्यान में रखना। बाकी पूरे न्यूज़पेपर में अभी इसी एससीओ की समिट को लेकर छोटे छोटे आर्टिकल है कि भैया इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने वो बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया। तो स्टेटमेंट यहाँ पर चल रहा है वो मामला, उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। अब करना क्या है, ये आर्टिकल पढ़ लिया, इस आर्टिकल के बैकग्राउंड पर आ जाओ। बैकग्राउंड यानी कि ये आर्टिकल तो आपको मेंस में हेल्प कर जाएगा, बैकग्राउंड जो है वो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आखिरकार एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में जानो। स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो एससीओ है ना, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जितने भी मेंबर्स आपको एससीओ के अंदर देखने को मिलते हैं उन सबकी सरकारें आपस में मिलकर कोऑपरेट करती हैं। इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में आपस में मिलकर काम करती हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा जिसका मेजर फोकस है शांति को बनाना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना और स्टेबिलिटी को बनाकर रखना। इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया गया था साल 2001 में, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो पहले जब ये ग्रुप था ना, ये एससीओ के नाम से नहीं जाना जाता था। मतलब यह है कि जब ये ग्रुप 2001 में बनता है तो 2001 से पहले ये शांघाई 5 के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। शांघाई 5 के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि इसके अंदर केवल 5 देश हुआ करते थे, और वो 5 देश कौन कौन से थे? उसमें आ जाता है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। ये 5 मेंबर्स हुआ करते थे स्टार्टिंग में, 2001 से पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये शांघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शांघाई 5 के अंदर कौन से 5 देश हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर कंट्रीज़ ऐड अप होती हुई चली गई। साल 2001 में होता क्या है, उज़्बेकिस्तान को यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया साल 2001 में, तो कितनी कंट्री हो गई? 6 कंट्री हो गई। तो शांघाई 5 नाम रखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये नाम बदल कर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। ठीक बात हो गई। तो ये 2001 से एससीओ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन 2017 में क्या होता है, इसके अंदर 2 मेंबर्स और ऐड हो जाते हैं। पहले से 5 मेंबर थे, प्लस उज़्बेकिस्तान एक और ऐड हो गया, फिर 2 और ऐड हो गए। अब 2017 में 2 मेंबर्स और ऐड होते हैं। वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? वो यहाँ पर आता है इंडिया और पाकिस्तान। ये 2017 में ये भी ऐड हो जाते हैं, यानी 5, 6, 7, 8 मेंबर्स हो गए। लेकिन पिछले साल आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2021 की बात है, अनाउंसमेंट किया गया था ईरान भी यहाँ पर इसका एक मेंबर बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक और मेंबर देखने को मिलेगा जो है ईरान। तो ईरान भी आपको एससीओ का मेंबर देखने को मिल जाता है। ठीक बात हो गई। अब इन सभी कंट्रीज़ का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आपस में कोऑपरेट करना किस चीज़ को लेकर? व्यापार को लेकर, इकोनॉमी के मामले में, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मामले में, प्लस अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना एजुकेशन के मामले में, एनर्जी के मामले में, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मामले में, प्लस यहाँ पर सिक्योरिटी को प्रमोट करना, शांति को बनाकर रखना उस पर्टिकुलर रीजन में। ये बात यहाँ पे बताई गई। अब मेंबरशिप की बात आती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कुछ कंट्रीज़ आपको इसकी मेंबर्स देखने को मिलेंगी, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसे मेंबरशिप को लेकर, अब की बार भी पूछा गया था, तो आपको ये कंट्रीज़ के नाम ज़रूर से ध्यान रखने हैं। बाकी जब भी हम लोग एससीओ की बात करते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर ज़रूर से समझ लेना। यहाँ पर एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल आता है, फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल आता है ना। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ देखने को मिलती है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको जो चाइना का शहर है बीजिंग, वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर बात हो गई। तो ये एससीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप लोग सही आंसर लगा पाओगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसी आर्टिकल के बराबर में आपको नीचे देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा चर्चा में। हमने परसों डिस्कशन किया था, फिर से करेंगे, एक रिविजन हो जाएगा। अब जिसको पता है वो यहाँ पर 1 मिनट के लिए स्किप कर सकता है, आगे वाले आर्टिकल पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेबीज़ के बारे में। क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग नए भी होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट यहाँ पर केरला से बोलता है कि भैया आपको क्या करना है, जो डॉग बाइट विक्टिम्स है उनका ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो केरला हाई कोर्ट ने
वहाँ की राज्य सरकार से बोला है कि भैया आप कुछ कदम उठाओ, और वो कदम ऐसे होने चाहिए कि जो रैबिड स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जो खुलेआम घूम रहे कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, अब उनसे क्या हो रहा है, रेबीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और केरला में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, रेबीज़ का एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। रेबीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस रिसेंटली निकल कर आए हैं। उसके बाद में जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा केरला के अंदर देखने को मिले हैं। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है केरला की। तो ये जो रैबिड स्ट्रे डॉग्स हैं ना, इनको आइडेंटिफाई करो और इनको पब्लिक प्लेस से हटाकर एक आइसोलेटेड प्लेस पर लेकर जाओ, ऐसा यहाँ पर सरकार से बोला गया। साथ ही साथ में बोला गया कि भैया जो भी डॉग बाइट विक्टिम्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको कुत्तों ने काटा, अब वो काफ़ी परेशान है, रेबीज़ फैला हुआ है या और भी बहुत सारी चीज़ों से पीड़ित है, तो उन लोगों का ध्यान रखना है। ये भी बात यहाँ पर केरला के हाई कोर्ट के थ्रू वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को बोली गई है। सिंपल बात हो गई। ये हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल को देखा, यानी कि करंट अफेयर के अंदर जो इशू है वो समझा। लेकिन करना क्या है, अब इसके बैकग्राउंड पर जाना है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे रेबीज़ की तो ये एक बीमारी के बारे में चर्चा करेगा। और आपको पता होगा जो हेल्थ का टॉपिक है वो आता है हमारा जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेबीज़ के बारे में। कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लेना। बाकी यहाँ पर डिजिटल नोट्स ही बना सकते हो, कैसे बनाने हैं आगे मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर ह्यूमन रेबीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। इंडिया की बात करें, देखो दुनिया भर में जितने भी रेबीज़ के केसेस निकल कर आ रहे हैं उसका 1/3 केस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। हर साल लगभग 20,000 लोगों की जान जा रही है इस रेबीज़ की वजह से। हालांकि रेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल है। अब क्या हो रहा है कि उस वैक्सीन को होने के बावजूद भी इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो आप समझ सकते हो ये एक कंसर्न बना हुआ है। इंडिया के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स है, जो खुलेआम घूम रहे डॉग्स हैं ना, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, 30 मिलियन के आसपास है। और इन्हीं डॉग्स की वजह से 96% के आसपास जो रेबीज़ के केसेस हैं ह्यूमंस के अंदर वो देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेबीज़ सिर्फ डॉग से ही फैलता है, और भी जानवर फैला सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, मॉन्की हो गया, इन सब जानवरों के थ्रू रेबीज़ फैलता है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉग बाइट के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं केरला में। अब बात यहाँ पर करते हैं ये होता कैसे है। देखो ये जो रेबीज़ है ना, ये एक रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। ये जो रेबीज़ वायरस है ये लाइसा वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये बेसिकली एक आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि जानवर के सलाइवा में, उसकी जो लार है ना उसमें प्रेजेंट है। और अगर जानवर काटता है, ऑब्वियस सी बात है वो जो लार है वो यहाँ पर बॉडी पर लगती है, घाव में लगती है, जिसकी वजह से ये रेबीज़ फैलता है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो होता यह है, कुत्ते ने जैसे ही काटा घाव बन गया, और कुत्ते का जो सलाइवा है, जो उसकी लार है, वो वहाँ पर एक तरीके से स्टोर हो गई है, डिपॉजिट हो गई है। अब होता क्या है, उस लार के अंदर वो वायरस देखने को मिलेगा, और उस वायरस की वजह से जो रेबीज़ है बॉडी के अंदर वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर हम काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पर हार्ट फेलियर वाले केसेस निकल कर आते हैं कि हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि कुत्ते के काटने के कितने दिन बाद लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो आप देखोगे ना तो वो चौंकाने वाला है। क्योंकि अगर कुत्ता काट ले तो लक्षण दिखने के जो टाइम पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है। 4 दिन बाद भी पता चल सकता है आपको जो सिम्टम्स हैं, या फिर 2 साल बाद पता चल सकता है, या फिर 2 साल से ज़्यादा समय भी लग सकता है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जान भी जाती है इस रेबीज़ की वजह से। फिर उसके बाद में बताया गया एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सभी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। एक छोटा सा का काम किया जा सकता है जिससे रेबीज़ को कम कर सकते हैं हम लोग। वो काम क्या है? वो काम यह है कि जैसे अगर कोई डॉग वगैरह काट ले तो बॉडी पर घाव हो जाए तो करना क्या है, उसको सही से धो लेना है, सही से वॉश कर लेना है, साबुन से वॉश कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर वायरस प्रेजेंट है। जितना अच्छे से साफ़ हो जाएगा उतने रेबीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स का एक रिकमेंडेशन भी देखने को मिलता है। क्लियर बात हो गई? तो ये डेटा अपने पास में रखना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब सेम पेज पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा नीचे। यह आर्टिकल भी काफ़ी रेलिवेंट है, आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा हो सकती है। केदारनाथ टेम्पल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो केदारनाथ टेम्पल को बेसिकली एक गोल्डन मेकओवर मिलने वाला है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन है, नाम वगैरह कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि केदारनाथ टेम्पल के अंदर जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, ध्यान रखना कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस टेम्पल के अंदर जो सैंक्टम सैंक्टोरम है उसको गोल्ड से प्लेट किया जाएगा।
वहाँ पे गोल्ड का मेकओवर किया जाएगा, गोल्ड यानी सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जो सैंक्टम सैंक्टोरम देखने को मिलता है ना, वहाँ पर लगभग 230 kg यानी कि 230 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या किया जाएगा, इस सिल्वर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको हटाकर वहाँ पे गोल्ड प्लेस किया जाएगा, गोल्ड प्लेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और ये बात खुद बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजेंद्र अजय साहब, इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि गोल्डन प्लेटिंग हम लोग करने वाले हैं इस केदारनाथ टेम्पल के अंदर में। और ऐसी गोल्डन प्लेटिंग काफ़ी सारे टेम्पल्स पर पहले भी हुई है, काशी विश्वनाथ में हुई है, साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स है, वहाँ के सैंक्टम सैंक्टोरम में हुई है। वैसी गोल्डन प्लेटिंग अब केदारनाथ में भी की जाएगी। अभी सिल्वर यूज़ किया गया है वहाँ पर, 2017 में ये सिल्वर का यूज़ किया गया था, बट अब उसको रिप्लेस करके गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। काम स्टार्ट भी हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि दीपावली से पहले पहले इस काम को ख़त्म कर दिया जाए। ये बात हो गई। अभी यहाँ पे क्या है, आर्टिकल आपको आधा क्लियर हो गया होगा और एक वर्ड की वजह से यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। वो एक वर्ड क्या है कि सर ये सैंक्टम सैंक्टोरम है क्या, जहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर उठाओगे ना, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक उठाओगे आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ पे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर का पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा। टेम्पल्स के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो टेम्पल आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है सैंक्टम सैंक्टोरम। होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में गर्भगृह के नाम से जानते हैं। अब वो गर्भगृह क्या है समझते हैं एक पिक्चर के थ्रू। ये पिक्चर देखो, ये आपकी बुक में भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड बुक का टॉपिक भी आपका साथ ही साथ में कवर होता है। जब हम लोग टेम्पल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको अर्ध मंडपा देखने को मिलेगा। मंडप यानी कि जो असेंबली हॉल है, जहाँ पर प्रेयर्स वगैरह की जाती है खड़े होकर, है ना। फिर उसके बाद में टेम्पल स्ट्रक्चर में आपको ऊपर शिखर देखने को मिलेगा, अमलक देखने को मिलेगा, कलश देखने को मिलेगा। अब सैंक्टम सैंक्टोरम कहाँ पर है? सैंक्टम सैंक्टोरम मेन जो टेम्पल के अंदर, यानी जैसे सपोज एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अब इस मंदिर में आप देखोगे ना, बिल्कुल जो बीच में जो जगह होती है जिसको हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जहाँ पर उस टेम्पल के मेन देवी या देवता बैठे होते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर गर्भगृह कहलाता है। वो बेसिकली सैंक्टम सैंक्टोरम कहलाता है, जो टेम्पल की मेन जगह होती है। यहाँ से एंट्री हुई, टेम्पल के अंदर बिल्कुल मेन जगह जो है ना, जहाँ पर मेन हमारे डीटी यानी कि जो देवी देवता हैं वो अगर बैठे होते हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई, ध्यान रखना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो गोल्ड वगैरह की प्लेटिंग करवाई जा रही है ना, इसके लिए फ़ंड कौन दे रहा है? इसके लिए फ़ंड आ रहा है मुंबई डायमंड मर्चेंट से। अब उन्होंने यहाँ पर अपना जो भी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है उसको रिवील करने से मना किया है, तो यहाँ पर उनके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। क्लियर बात हो गई, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, वो यहाँ पर है केदारनाथ टेम्पल। आपने काफ़ी बार केदारनाथ टेम्पल के बारे में सुना तो है, अब इसके बारे में कितनी बातें पता हैं आपको उसको समझते हैं। ठीक है ना, बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना। ये जो टेम्पल है ना, इसको डेडिकेट किया गया लॉर्ड शिव जी को। लॉर्ड शिव जी को यहाँ पर डेडिकेट किया गया पूरा का पूरा टेम्पल। और बोला यह जाता है कि लगभग 1200 ईयर्स पुराना है, 1200 साल पुराना आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर को बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के थ्रू। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, आपको पता है इनका स्टैचू अनवील किया गया था। और वो कहाँ पर किया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में जगह का नाम बताओ। उसके बाद में यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंगा आपको केदारनाथ में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ये जो टेम्पल है लगभग 3500 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि सी लेवल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर मतलब पूरे साल में ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि यहाँ पे बर्फ़ से ही ये कवर्ड रहता है। विंटर के टाइम में आप देखोगे जो देवता हैं यहाँ पर उनको भी ले जाया जाता है नीचे थोड़ा सा, यानी कि नीचे जो एक गांव है उखीमत, वहाँ तक लेकर जाते हैं और टेम्पल को बंद कर देते हैं जब ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ़ पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है वो एरिया। फिर जब जैसे जैसी गर्मी पड़ने लगती है, यानी कि जो वेदर है वो इम्प्रूव होने लगता है, तो वापस से यहाँ पर देवता को उठाकर मंदिर में लेकर जाया जाता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। ये जो टेम्पल है इसको देखोगे ना, ये बना हुआ है, ये अलग अलग ग्रे कलर के आपको बड़े बड़े स्टोन्स देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े साइज़ के ग्रे स्टोन्स हैं उससे यहाँ पर इसको बनाया गया है। बड़े बड़े हैवी स्टोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको टेम्पल में यह दिख ही रहा होगा। साथ ही साथ में ये जो केदारनाथ टेम्पल है इसके अंदर आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर पूजा की जाती है। साथ ही साथ में मंडप देखने को मिलेगा जो कि असेंबली हॉल्स की तरह देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पर जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो सब यहाँ पर जाते हैं। जो श्रद्धालु हैं जो घूमने जाते हैं वो सब यहाँ पर प्रेयर वगैरह करते हैं असेंबली हॉल से। प्लस लॉर्ड शिव जी की पूजा की जाती है। उनकी जो फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पर सदाशिव फॉर्म देखने को मिलेगी।
और जो प्रेजेंट टाइम पे जो टेम्पल है ना, इसको 8th सेंचुरी AD में बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के थ्रू। ये बात ध्यान में रखनी है। जो अंदर की वॉल्स आप देखोगे इस पूरे के पूरे असेंबली हॉल की, वो अंदर वॉल्स पर बहुत सारे अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के फिगर्स बने हुए हैं। प्लस टेम्पल के बाहर आप देखोगे तो नंदी महाराज का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रहा है। साथ ही साथ में केदारनाथ टेम्पल बना हुआ है मंदाकिनी रिवर के किनारे है, मंदाकिनी रिवर की बैंक्स पर, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता चल चुकी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार का रिप्लाई मांगा है। कौन से मुद्दे पर? मैरिटल रेप के मुद्दे पर। मैरिटल रेप का इशू पिछले कुछ टाइम से लगातार न्यूज़ में, इनफैक्ट मैं अगर इस साल की बात करूँ, पिछले साल तो इतना न्यूज़ में नहीं था, लेकिन इस साल ये जनवरी से ही न्यूज़ में है। क्या होता है मैरिटल रेप, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एक तरीके से यहाँ पे राय मांगता है, केंद्र सरकार का रिप्लाई मांगता है, और फ्राइडे में ये सारी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बोली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से रिस्पॉन्स मांगा, और रिस्पॉन्स किस चीज़ को लेकर है? मैरिटल रेप के इशू को लेकर। अब मैरिटल रेप को लेकर क्या इशू है? देखो, एक टाइप का ये मैरिटल रेप है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। लोगों ने यहाँ पर डिमांड ये की है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ठीक है ना। अगर मैरिटल रेप होता है तो जो रेप करने वाला इंसान है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर जो मैरिटल रेप है ना, इस मैरिटल रेप के अंदर कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। मैरिटल रेप को एक्सेप्शन में यानी अपवाद में रखा गया है। तो इसी चीज़ की डिमांड की जा रही है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, कि भैया ये भी क्राइम है, ये भी अपराध है, और जो रेप करेगा उसको यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये लोगों की डिमांड है। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है हमारी केंद्र सरकार का। ये बात इस आर्टिकल में है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पर और जानते हैं मैरिटल रेप के बारे में, फिर उसके बाद और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। देखो, यहाँ पर हिंदी आर्टिकल है, इंग्लिश में भी प्रेजेंट है, इंग्लिश में भी मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा, वो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों ही लोग हैं देखने वाले, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, तो दोनों की यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। पहली बात, अगर हम लोग इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है? मैरिटल रेप क्या होता है? पति का पत्नी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करना मैरिटल रेप कहलाता है। तो मैरिटल रेप क्या है? जो शादी के बाद हो रहा है, शादी हो चुकी है, अब वहाँ पे मान लो जो वाइफ है वो यहाँ पर रेडी नहीं है, लेकिन जो हस्बैंड है वो यहाँ पर ज़बरदस्ती कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की कोशिश करता है, तो वो मैरिटल रेप कहलाता है। लेकिन इस मैरिटल रेप को अपवाद में रखा गया है, क्योंकि आप देखोगे अगर कोई भी रेप होता है, उस रेप की सज़ा हमारे इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 375 में लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 375 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाए, सेक्शन 375 के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो IPC की धारा 375 में जो भी रेप के अपराध हैं उन सभी को रेपिस्ट को सज़ा देने के बारे में बातें लिखी गई हैं। लेकिन ये बात ज़रूर से नोट डाउन कर लेना कि इसी धारा के अंदर एक एक्सेप्शन है, और उसको हम लोग बोलते हैं अपवाद 2 या फिर एक्सेप्शन 2। वो जो एक्सेप्शन 2 है ना, उसके अनुसार बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो मैरिटल रेप है वो अपराध नहीं है, ठीक है ना। तो मैरिटल रेप बेसिकली आज के टाइम पर क्राइम नहीं है, ऐसा खुद IPC का जो धारा है 375 वो खुद बोलती है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि भैया जो मैरिटल रेप है, अगर ये क्राइम नहीं है तो इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेप मीन्स रेप, और अगर यहाँ पर हस्बैंड कर रहा है तो वो भी रेप ही है। अगर यहाँ पर वेमेन अपनी तरफ से रेडी नहीं है, वेमेन का कोई कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पर वो रेप की कैटेगरी में आएगा, उस हस्बैंड को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोगों की डिमांड है, और इस डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भर भर के पिटीशंस जारी करी गई हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी राय मांगी है केंद्र सरकार से। क्लियर हो गया मामला, यह मैरिटल रेप के बारे में आपको समझ में आ चुका है। आगे आते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैरिटल रेप पर अलग अलग कमेटी बनती रही। मैंने जैसे बोला ना कि बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है, तो जस्टिस जो वर्मा कमेटी है वो भी आई थी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपने कुछ सलाह दी थी इस चीज़ को लेकर। सलाह ये दी थी कि भैया हाँ, मैरिटल रेप जो है ना, ये जो अपवाद रखा गया है, इस अपवाद को हटा देना चाहिए, और ये जो मैरिटल रेप है इसको रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए। इस प्रकार से कमेटी ने भी यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाया था और बोला था क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे मैरिटल रेप के बारे में जब आप लोग थोड़ा और डिटेल से चलोगे ना, तो कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप लोग एग्जाम में कोट कर सकते हो। वो क्या है
77 जो कंट्रीज़ हैं, 77 आपको देश देखने को मिलेंगे जहां पर मैरिटल रेप को अपराध मानने को लेकर स्पष्ट कानून है। यानी वहां पे जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज कर रखा है। और भारत के साथ साथ यहाँ पर 34 ऐसे कंट्रीज़ यानी 34 ऐसे देश आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इंडिया भी है, जहाँ पर मैरिटल रेप अपराध नहीं है, जो क्राइम है वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आप देखोगे मैरिटल रेप को अपराध बताने की जो कहानी है ना वो बहुत पुरानी है, 89 ईयर्स पुरानी है। 89 ईयर्स पहले से ही यहाँ पर आप देख पाओगे बोला यह जा रहा है कि मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर देना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है, अलग अलग देशों ने किया भी है। फॉर एग्जाम्पल 1932 के अंदर क्या होता है, जो पहला देश बनता है वो है पोलैंड। पोलैंड दुनिया का पहला देश बनता है जिसने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। फिर 1970 में आप देखोगे 1970 से लेकर 1993 के बीच में अमेरिका के जो सभी 50 राज्य हैं इन्होंने भी मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। फिर 1986 में आप देखोगे जो यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, इसने भी मैरिटल रेप को क्राइम बता दिया। फिर उसके बाद 2002 के अंदर नेपाल ने भी यहाँ पर मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी से हटाकर यानी एक्सेप्शन वाली कैटेगरी से हटाकर इसको यहाँ पर डायरेक्टली क्रिमिनलाइज कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि मैरिटल रेप को अभी भी यहाँ पर फॉलो करती हैं, यानी कि इसको एक्सेप्शन में रख रखा है जहाँ पे अपराध नहीं है, जैसे घना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन, लिजोथो, ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर मैरिटल रेप अलाउ है, अगर हम लोग सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हिंदी में दिखाई है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर एक्सेप्शन में रखा गया है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और डेटा। अच्छा, यहाँ पर एक तरफ से सरकार का स्टैंड भी है। सरकार यहाँ पर नहीं चाहती है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया जाए। अब सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है? सरकार ने अपने 2 पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये रखा है कि जो मैरिज है, जो ये शादी का यहाँ पर संस्थान आपको देखने को मिलेगा, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ये कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जो मैरिज का मतलब है वो यहाँ पर ख़त्म होने लगेगा अगर मैरिटल रेप को अगर इसको हम लोगों ने क्रिमिनलाइज कर दिया तो। साथ ही साथ में इन्होंने यानी गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोली है, इन्होंने ये बोला कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया ना तो पॉसिबिलिटी है कि इसका मिसयूज़ भी होगा, यानी कि गलत तरीके से उपयोग भी होगा। जैसे आज के टाइम पर सेक्शन 498 का होता है ना, ऐसे बहुत सारे जो सेक्शन है उनका गलत इस्तेमाल होता है। जो डोरी के लिए यानी कि जो दहेज के लिए यहाँ पर अलग अलग कानून देखने को मिलेंगे, उनका गलत उपयोग होता है। उनका उपयोग करके पूरा जो लड़के का परिवार है वो सब जेल में रहता है। हमने आप कह सकते हो अभी कुछ महीने पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था, याद होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये आपको ये गवर्नमेंट का इंटेंशन देखने को मिलता है कि भैया जो मैरिटल रेप है अगर इसको हम लोगों ने क्रिमिनलाइज कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि इसका गलत उपयोग हो और जो हस्बैंड्स हैं उनको हैरेस किया जा सके। ठीक है ना, बाकी आप लोग किस साइड हो? आप लोग यहाँ पर अपने एक वैलिड रीज़न के साथ में नीचे कमेंट लिखना कि मैरिटल रेप के सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में हो। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए तो क्यों कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? वैलिड रीज़न के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है एकलव्य स्कूल के बारे में। जो एकलव्य स्कूल्स हैं फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी कम है। ठीक है ना, अब एकलव्य स्कूल मॉडल आपको पता होगा, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर आदिवासी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए इस एकलव्य स्कूल मॉडल को लेकर आया गया था ताकि उन बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। अब ये स्कूल लंबे समय से सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों को, लेकिन दिक्कत ये देखने को मिली कि इन स्कूल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा कमी है टीचर्स की। टीचर्स बहुत ज़्यादा कम अपॉइंटेड देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर ये एकलव्य जो स्कूल है लगभग 370 स्कूल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो 378 स्कूल देखने को मिलते हैं इसके अंदर केवल 4000 टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि एकलव्य स्कूल का मॉडल ये बोलता है कि हर एक जो स्कूल है ना, हर एक स्कूल के अंदर 52 का स्टाफ होना चाहिए, 52 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें से केवल 30 तो टीचर्स होने चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी के टाइम पर जैसे मैंने बताया 378 के आसपास आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोग देखोगे कि अगर 30 टीचर्स होने चाहिए हर एक स्कूल के अंदर, तो इसके हिसाब से 11,340 टीचर्स यानी 11,340 टीचर्स होने चाहिए थे टोटल।
लेकिन अभी हैं कितने 4000 के आसपास। जो टीचर रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, जिसकी वजह से जो एकलव्य स्कूल मॉडल है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने एकलव्य स्कूल मॉडल का फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर, आप नंबर 1 पॉइंट पर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये एकलव्य स्कूल मॉडल है क्या, जिसको हम लोग EMRS के नाम से भी जानते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। देखो ये जो है ना स्कीम, ये बेसिकली लाई गई है इंडियन ट्राइबल, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए। पूरे देश भर में यहाँ पर इस स्कीम को लागू किया जाता है। ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी थी खैर 1997 1998 के, तब से ही यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इसके बारे में चर्चा की जाती है। अब जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये बेसिकली प्लान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू, जो भी हमारे जो ट्राइबल सेक्टर है उसको देखने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और ये इसलिए मॉडल लेकर आया गया ताकि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, अच्छे से यहाँ पर शिक्षा मिल सके, उसके लिए इस पर्टिकुलर मॉडल को लेकर आया गया। नाउ ये जो EMR स्कूल है ना, ये CBSE के पैटर्न को फॉलो करता है। जैसा CBSE के अंदर करिकुलम एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, वही चीज़ आपको इन मॉडल वाले स्कूल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इनका काम क्या है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्वालिटी वाला एजुकेशन, एक क्वालिटी वाली शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाना, और ओवरऑल यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग 384 के आसपास आपको कुछ इस प्रकार से स्कूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं, जिनका काम यही है ट्राइबल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, यानी कि जो उनकी कला है, उनकी संस्कृति है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करके उनके अंदर जो स्किल्स हैं उसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। कवरेज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो EMRS की गाइडलाइन है ना, इस पर्टिकुलर मॉडल की एक गाइडलाइन है, 2010 की गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो बोला गया है कि मान लो भारत भर में कोई भी एक एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर मान लो 50% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, ST की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एक स्कूल तो होना ही चाहिए। कोई भी एरिया जहाँ पर 50% ST पॉपुलेशन देखने को मिलेगी तो वहाँ पर एक स्कूल तो होना ही चाहिए EMRS वाला। ये बात यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर बताई गई हैं। क्लियर बात हो गई। आगे आते हैं अब इस EMRS का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकली, मेंटली और सोशली यहाँ पर बच्चों को डेवलप करना, ये इसका काम है। उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, ये उसका काम है। प्लस यहाँ पर जो बड़े क्लास के बच्चे उनको अलग से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जैसे 11-12 के बच्चे उनको अलग से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, एजुकेशनल भारी भरकम सपोर्ट देना, तो ये काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। जो स्टाफ वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन, एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड करवाना। क्लियर बात हो गई। तो ये बात सारी आपको EMRS वाले मॉडल में देखने को मिलती है। EMRS मॉडल क्या है, क्या इशू करंट टाइम पर देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों ने स्टैटिक को करंट के साथ में लिंक करके पढ़ लिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में कुछ ऐसी ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टोर करने वाली, लेकिन ध्यान में रखना, जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स हमारा जो AN-32 है ना, इसको उड़ाने वाला है। AN-32 को उड़ाने वाला है। AN-32 आपको हमारे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो आर्टिकल में पिक्चर दिया गया है। अब ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाएगा तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है उड़ाया जाएगा तो, लेकिन इसको उड़ाने वाले हैं बायोडीजल को ब्लेंड करके, यानी कि बायोडीजल को मिलाया जाएगा और बायोडीजल मिलाने के बाद में इसको उड़ाएंगे 200 घंटे तक। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है ध्यान रखने वाली, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। इंप्रूवमेंट क्या होगा कि भैया जब बायोडीजल को मिला देंगे ना तो इससे पोल्यूशन कम होगा। आज के टाइम पर जो ये एविएशन सेक्टर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कितना पोल्यूशन होता है, ये वाला डेटा आप लोग अपने पास में लिख लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसको जूम कर। ये देखो, यहाँ पे जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है ना, ये एक सबसे बड़ी एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस की, यानी कि दुनिया भर का जो एयरप्लेन का सेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह सब कुछ आ गए, तो यही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे साल 2021-22 में जो इंडियन एयरफोर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने 6.2 लाख किलो लीटर के आसपास यहाँ पर जो तेल है ना, उसका कंजम्पशन किया था, उस फ्यूल का कंजम्पशन किया था। और इतना तेल कंज्यूम करने के बाद में इन्होंने पोल्यूशन कितना किया था, 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया था। वो बात यहाँ पर बताई गई है।
तो यानी कि ये जो एविएशन सेक्टर है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तो यहाँ पर बायोडीजल मिलाने के बारे में चर्चा की गई है। तो 10% बायोडीजल इसमें ब्लेंड किया जाएगा और मिलाने के बाद में फ्यूल की खपत कम होगी, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर एक फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, वो बात ये रखी गई है। क्या ऐसा पहली बार होने वाला है? बिल्कुल नहीं, इससे पहले हम लोग ये काम कर चुके हैं। दिसंबर 2018 में दिसंबर 2018 में यहाँ पर काम किया गया था। हाँ, AN32 को यहाँ पर 65 आवर्स के लिए उड़ाया गया था और अगेन वहाँ पर भी आप कह सकते हो बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया गया था, ब्लेंड किया गया था, उसको मिला दिया गया था फ्यूल के साथ में और परफॉर्मेंस सही रहा था। तो वही सी चीज़ को हम लोग ट्राई करने वाले हैं, लेकिन अब टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, 200 घंटे तक इसको हम लोग एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? और अभी भी आप लोग को आर्टिकल के अंदर इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होगी। क्यों नहीं मिल पा रही होगी? सर ये बायोडीजल होता क्या है, ये पोल्यूशन कम करेगा, बायोडीजल है क्या आखिरकार? देखो बायोडीजल डीजल से अलग है। बायोडीजल कैसे बनेगा? नाम ही इसके आगे बायो लगा हुआ है। ये वेजिटेबल ऑयल से, साथ ही साथ में जो येलो ग्रीस है उससे बनाया जाता है, जो कुकिंग ऑयल है उससे बनाया जाता है, एनिमल फैट से बनाया जाता है। तो इससे पोल्यूशन होना बहुत कम है। इनफैक्ट यहाँ पर डीजल जो होता है ना, नॉर्मल डीजल, उससे भी ज़्यादा बेहतर बताया जाता है इस बायोडीजल को। तो यही बायोडीजल यहाँ पे ब्लेंड करने वाले हैं फ्यूल में, इसी की वजह से पोल्यूशन कम होने वाला है, ये बात यहाँ पर रखी गई है। क्लियर हो गया? चलो जी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिखाई है ना अभी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना, उस PDF को डाउनलोड करना, उसके साथ साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ठीक है ना, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। उस ऐप को जैसे ही ओपन करोगे ये येलो कलर के सिंबल्स आपको नज़र आएंगे, इस सिंबल पर टैप करना, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। वहाँ पे इसको स्टोर कर लेना। ना आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रखा गया है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो, जैसे आप लोग डेली बेसिस पर करवाते हो। तो ये काम ज़रूर से करना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ फाइनली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। एक तो हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलिटी रेट को लेकर, क्योंकि सैटरडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही डिटेल वाले हैं, बहुत बड़े लेंदी आर्टिकल हैं, उनको देखेंगे। दूसरा आपको वाटर क्राइसिस को लेकर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग आज का मेंस का क्वेश्चन लेंगे। हमेशा मेंस का क्वेश्चन पहले हम लोग लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत सिंपल सा है और अच्छा है। और मैं आपको बता दूं UPSC ने इस प्रकार के 2 क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। आप लोग खुद चेक कर लेना, वो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 2 क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल इसी प्रकार के। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? व्हाट इज वाटर स्ट्रेस? वाटर स्ट्रेस क्या है? और आपको डिस्कस करना है करेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं भारत में, ये भी आपको बताना है। पहले समझाना है वाटर स्ट्रेस के बारे में, फिर उसके बाद में आपको चैलेंजेस बताने हैं। और इसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको वो ग्रुप मिलेगा, 30,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आपको भी आंसर लिखना है और आंसर लिखने के साथ में एक काम ये करना है कि एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करना है। एटलीस्ट अगर सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा सभी लोग के लिए। आपको ही बेनिफिट मिलेंगे, आपको यहाँ पर कुछ अलग से पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, अपने नोट्स में ऐड करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में सामने वाले के जो भी आंसर उसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हो कि इस प्रकार की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और इस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को एंकरेज भी कर सकते हो। दूसरा व्यक्ति आपको एंकरेज करेगा, आप दूसरे को करोगे। इस पर्टिकुलर तरीके से वो ग्रुप चल रहा है, तो आप लोग जाकर एक बार ज़रूर से वहाँ पर विजिट करना। चलो अब आते हैं डिस्कशन पर। यहाँ पर आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस लगातार ग्रो हो रहे हैं, है ना। अब वो वाटर क्राइसिस किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं ऑथर के थ्रू। श्री कुमार चट्टोपाध्याय यहाँ पर इनका नाम है। अब ये बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने क्या क्या किया है वो सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं ना, उनका एक कंसर्न ये होता है सर एडिटोरियल होता क्या है। देखो एडिटोरियल यहाँ पर एक एडिटर है, ऑथर है, वो क्या कर रहा है, एक राइटर है जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर चर्चा कर रहा है।
जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक पर्टिकुलर इशू है वाटर क्राइसिस का। इस वाटर क्राइसिस के ऊपर इन्होंने चर्चा करी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो आप अपने नोट्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते रहो, उसमें लिखते रहो, वो इस प्रकार से यहाँ पर हेल्प करता है। चलो अब जैसे मैं आपको बताऊँगा, ये वाटर क्राइसिस वाला आर्टिकल देख लिया। अब इस आर्टिकल के सारे एक पॉइंट वो सब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं आगे न्यूज़पेपर में, वहीं से हम लोग समझेंगे, उसको आप लोग डायरेक्टली अपने नोट्स में यूज़ भी कर सकते हो। तो स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती हुई चलेगी। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग, तो दुनिया भर में जो वाटर का कंसर्न है कि वाटर लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका कंसर्न बढ़ता नज़र आ रहा है, मतलब ये दिक्कतें इंक्रीज़ हो रही हैं। और आप देखोगे जो हमारी लेक हो गई, जो भी झील हैं, प्लस यहाँ पर ग्राउंड वाटर हो गया, यहाँ सभी जगह पर वाटर कम हो रहा है। ऐसे आर्टिकल्स आपने पहले ही पढ़े हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने का मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है वो लगातार नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो वाटर स्कैरसिटी वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, पानी की कमी नज़र आ रही है ना। पानी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे एक तरफ भारत चर्चा करता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर जो वाटर इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हमारे देश के अंदर, इनफैक्ट पूरे दुनिया में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली राइटर ने इंडिया के बारे में चर्चा करी है। देखो इंडिया के अंदर दुनिया भर में जितनी भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है ना, उसकी 17% पॉपुलेशन आपको भारत में देखने को मिलेगी। और 17% पॉपुलेशन तो है, लेकिन दुनिया भर में जितना भी पानी है उसका पानी का सिर्फ और सिर्फ 4% फ्रेश वाटर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी पानी ऑलरेडी बहुत कम है और पानी का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ रही हैं। यानी पानी इंडिया के अंदर, मैंने आपको बताया ना 17% पॉपुलेशन है दुनिया भर की, लेकिन पानी की बात करें तो 4% एक साफ़ सुथरा पानी प्रेजेंट है, पीने लायक पानी प्रेजेंट है। तो पानी ऑलरेडी कम है और इसको गलत तरीके से मैनेज करना, इसका दुरुपयोग करना, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। अब पहली चीज़ जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखनी भी है ना, आंसर राइटिंग जो है ना आपने करनी है आज, वो बेसिकली इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर बात ये की जाती है कि सर वाटर स्ट्रेस और वाटर रिस्क होता क्या है, इन दोनों के बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। पहले हम लोग समझते हैं वाटर स्ट्रेस के बारे में। देखो वाटर स्ट्रेस तब आता है जब पानी की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि पानी कितना अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। पानी इतना अवेलेबल है लेकिन डिमांड, उसकी मांग इतनी चल रही है, तो वो वाटर स्ट्रेस आता है, जहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, बहुत कम इस तरीके से पानी को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। लोगों के ऊपर बहुत सारे रोक लग जाते हैं पानी को यूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ आप लोग देख पाओगे, वो बेसिकली वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है। क्लियर हो गया। अब वाटर रिस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटर रिस्क बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर वाटर से संबंधित कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे पानी की कमी हो जाना डायरेक्टली, बाढ़ आ जाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाना, सूखा पड़ जाना। तो इसकी वजह से भी जो वाटर रिस्क आपको देखने को मिलेगा, इससे या तो पानी का हेल्थ ख़राब हो जाता है या फिर पानी प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो क्लियर हो गया वाटर स्ट्रेस और वाटर रिस्क। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर पानी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका स्टेटस कहाँ पर स्टैंड करता है। तो करंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर एक ऐसा देश है दुनिया भर में जो कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी ज़मीन के अंदर से पानी निकालने वाला सबसे बड़ा देश आपको इंडिया देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे नंबर 1 पर इंडिया है, सेकंड पर आपको चाइना, थर्ड पर आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। और आप देखोगे जितना ग्राउंड वाटर यहाँ पर निकाला जा रहा है, इसका 8% ग्राउंड वाटर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जितना भी निकाला उसका 8% पीने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी 80% इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी पानी हम लोगों ने ग्राउंड वाटर से निकाला, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्ट किया, उसका 8% पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और 80% यहाँ पर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी रिमेनिंग जो बचा 12% है वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसका उपयोग हो रहा है। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पर बात की जाती है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में, यानी वाटर को लेकर एक इंडेक्स आता है जिसका नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स को कौन लाता है? नीति आयोग। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया।
अब इस इंडेक्स ने यहाँ पर पहले ही एक चेतावनी दे रखी है वाटर क्राइसिस को लेकर कि इंडिया भैया वाटर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर फेस कर रहा है। आज के टाइम पर 600 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कि वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंट्री के अंदर जो पानी की डिमांड है ना, वो 2030 तक आज के मुकाबले दुगनी हो जाएगी। आज जितनी डिमांड है इसके कंपैरिजन में डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी 2030 तक, ये यहाँ पर बताया गया। और पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, डिमांड लगातार इंक्रीज़ हो रही है, जो कि लोगों को और ज़्यादा आगे प्रॉब्लम में डालने वाला है। फिर राइटर बोलते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या दिक्कतें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो है पोटेंशियल रूरल एंड अर्बन कॉन्फ्लिक्ट। ये कई जगह पर हो भी रहा है और आने वाले टाइम पर संभावना है रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आए। इसका मतलब क्या, यानी कि शहर और गांव के बीच में एक लड़ाई हो जाना, एक विवाद हो जाना। अब ऐसा कैसे? देखो यहाँ पर जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वो लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत तेज़ी से विकास होता हुआ नज़र आएगा शहर में। और इसके चक्कर में जो पानी का यूज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जो पानी का यूज़ जैसे जैसे बढ़ रहा है शहर के अंदर, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो गांव के अंदर जो भी जलाशय है, जो रेजर्वॉयर है जहाँ पे पानी को इकट्ठा कर रखा है, वहाँ से पानी खींच खींच के लेकर ट्रांसफ़र किया जा रहा है शहरों के अंदर, क्योंकि शहरों के अंदर पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो गाँव से निकाल कर लेकर जा रहे हैं शहर के अंदर। रेजर्वॉयर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल लेक वगैरह बना दी जाती है, जिसको जलाशय बोलते हैं हिंदी में। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर गांव वाले एरिया में डेफिसिट हो जाएगा पानी का। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आगे और भी लड़ाइयाँ करवाएगा अर्बन और रूरल के बीच में, जो भी यहाँ पे गांव वाले शहर वाले एरिया हैं, क्योंकि पानी की कमी ऑलरेडी ज़्यादा है। और अगर ये शहर वाले एरिया गांव वाले एरिया से पानी ट्रांसफ़र करेंगे अपने पास में, तो गांव के अंदर पानी की कमी पड़ जाएगी, और अगर शहर के अंदर पानी नहीं पहुंचता तो शहर के अंदर कमी पड़ जाएगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कई सारी जगह पर देखने को मिलता है, और आने वाले टाइम पर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्लियर बात हो गई। दूसरा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट ये आपको नाम से पता ही चल रहा है। देखो, मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स यानी बहुत सारी आपको ऐसी नदियाँ देखने को मिलती हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में बह रही होती हैं। ऐसी बहुत सारी नदियाँ, अनेकों नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में बह रही हैं। अब जब 2 राज्यों से ज़्यादा में वो नदी बहती हुई जाती है ना, तो उन दोनों राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और ऐसा इंडिया में बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये स्टेट ज़्यादा पानी ले रहा है, ये राज्य कम पानी ले रहा है, सॉरी ये राज्य यहाँ पर इसकी डिमांड कर रहा है मुझे ज़्यादा पानी चाहिए, वो राज्य डिमांड कर रहा है मुझे ज़्यादा चाहिए, मेरा यूज़ ज़्यादा है, मेरे यहाँ पर इरीगेशन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो डिस्प्यूट है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा स्टेट्स के बीच में। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए राइटर के थ्रू। आप जब लोग इंटर स्टेट रिवर के बारे में पढ़ोगे ना, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट में आपको पहला देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर को लेकर विवाद है। कृष्णा नदी बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये चारों राज्य लड़ रहे हैं कृष्णा रिवर को लेकर, हमें ज़्यादा पानी चाहिए। उसी प्रकार से कावेरी रिवर, इसको लेकर डिस्प्यूट है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में। पेरियार रिवर, इसको तमिलनाडु और केरला के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो पेरियार रिवर को लेकर विवाद है। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एक दूसरा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही नर्मदा रिवर आपको देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट है। इंडिया ने इस प्रकार के वाटर डिस्प्यूट बहुत सारे फेस किए हैं, बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट्स देखे हैं, जो यहाँ पर आपको मैंने अभी एग्जैक्टली बताए हैं। ये तो मैंने आपको बताया जो कि कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर यहाँ पे विवाद हो रहा है राज्यों के बीच में। कुछ ऐसे विवाद हैं जो कि हमारे विवाद दूसरे देशों के साथ में है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी नदियां जो कि इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में भी बहती हैं या दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करो, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया और चाइना के बीच में बहती हुई नजर आएगी। तीस्ता नदी इंडिया बांग्लादेश के बीच में बहती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर हमारे जो रिलेशन है ना, रिलेशन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो डिस्प्यूट हैं बेसिकली, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि चैलेंज है वाटर मैनेजमेंट को लेकर आज के टाइम पर। 2 चैलेंज क्लियर हुए। तीसरा चैलेंज यहाँ पर बात की जाती है इनफेक्टिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी कि आज के टाइम पर पानी का इतने ज़्यादा यहाँ पर आखाल पड़ा हुआ है और इसका गलत तरीके से जो उपयोग हो रहा है, बहुत सारा आप देख पाओगे यहाँ पर, मतलब जो यूज़ है वो बहुत बेकार तरीके से किया जा रहा है। शहरों के अंदर आप देख पाओगे जो ज़्यादातर पानी है ना, वो ग्रे वाटर की फॉर्म है। ग्रे वाटर मतलब गंदा पानी देखने को मिलेगा। तो जो गंदा पानी है ना, उस गंदा पानी का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। होता यह है ज़्यादातर गंदे पानी को साफ़ किया जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए अच्छे से,
लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो गंदे पानी का मैनेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं रहा है। और एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, मार्च 2021 के अंदर, पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर जो करंट वाटर ट्रीटमेंट है, यानी कि हम कितने पानी को साफ़ कर रहे हैं, कितने गंदे पानी को साफ़ कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी केवल आपको 27.3% की देखने को मिलती है। ठीक है ना। और सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, वही गंदे पानी को साफ़ करने की जो कैपेसिटी है वो 18.6% के आसपास है। मतलब ये कैपेसिटी हमारे पास में बहुत कम है ना। हम लोग यहाँ पर पानी को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। चौथा यहाँ पर एक इशू बताया गया, वो है फूड सिक्योरिटी रिस्क। अब देखो, बहुत सारी जो फसलें हैं प्लस जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, इनको भी यहाँ पे पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पानी चाहिए। और आपको पता होगा बहुत सारी क्रॉप्स तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। वाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इरीगेशन के दर, सिंचाई में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उसके बाद में डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, घरों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर पानी ये लगातार कम होगा या पानी का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। फूड इनसिक्योरिटी ये हो जाएगा कि भैया जो फसल है, जो खाना पीने का सामान है, उसकी कमी पड़ सकती है, लोगों तक ये पहुंच नहीं पाएगा फसल, क्योंकि फसल ग्रो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। फिर एक और इशू आता है, वो है राइजिंग वाटर पोल्यूशन। आप देखोगे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो जल प्रदूषण है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल माइनिंग वेस्ट है, यानी इंडस्ट्री से निकलता हुआ कूड़ा है, वो सब यहाँ पर पानी के अंदर जा रहा है, वो सब पानी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। और उसी गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और बहुत सारा जो वाटर पोल्यूशन है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पूरा का पूरा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा पानी के अंदर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर प्लांट्स हैं, उसके जो एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर मर रहे हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन वाला इशू भी क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ पर एक इशू आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को एक हद से ज़्यादा निकाल लेना। आज के टाइम पर 700 डिस्ट्रिक्ट में से 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी 700 डिस्ट्रिक्ट में से 256 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर को बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना। बहुत गलत उपयोग हो रहा है, लगातार निकल रहा है, एक लिमिट से ज़्यादा निकाल रहे हैं, जिसका प्रेशर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत भारी भरकम वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है क्या क्या हमारे पास में करंट टाइम पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि वाटर मैनेजमेंट से संबंधित हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, पहला नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देन उसके बाद में जल शक्ति अभियान। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपरली वाटर को मैनेज करने के काम करते हैं। एक यहाँ पे आपको अटल भूजल योजना भी देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गई ना बात। अब उसके बाद में राइटर ने फोकस किया है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। जब इतनी दिक्कतें हैं तो हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। पहला काम, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है ना, उसको एक तरीके से सस्टेनेबल बनाना चाहिए। यानी जो आज के टाइम पर पानी को निकाला जा रहा है कुएँ खोद के या अलग अलग तरीके से, उसको पूरी तरह से पहले आप उसको कंट्रोल करो। जो आज के टाइम पर एक हद से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है ना, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसको आपको कंट्रोल करना होगा। हमें ज़रूरत है कि एक हमारा जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सकें। ग्राउंड वाटर वेल, डैम, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, इन चीज़ों को हम लोग लेकर आएँ, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा ना, साफ़ पानी स्टोर कर पाएंगे, साफ़ पानी लोगों तक यहाँ पर पहुँच पाएगा। आज के टाइम पर जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा उपयोग यह है कि हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा कि देखो, आज के टाइम पर जो भी फसलें हैं वो वहाँ पर बहुत सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप को हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो अब पानी चाहिए होता है तो पानी हमें देना ही पड़ेगा सिंचाई के लिए, वरना वो फसल आगे ग्रो करेगी नहीं। तो पानी देने का तरीका हम लोग बदल सकते हैं। जो भर भर के खेतों में पानी छोड़ दिया जाता है, उससे अच्छा ड्रिप इरीगेशन करो। ड्रिप इरीगेशन मतलब कि एक मशीन लगाई जाती है जिससे कि बूंद बूंद के से पानी वो टपकेगा। मतलब वो बूंद बूंद से टपकने का मतलब है एक फुवारे टाइप से यहाँ पे पानी गिरेगा और चारों तरफ यहाँ पर वो फैलेगा फील्ड में। तो इस प्रकार से ड्रिप इरीगेशन किया जा सकता है। एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि पानी के कंजम्पशन को कम कर देता है। पानी कम लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंट वे में चारों तरफ यहाँ पर पानी घूम कर छिड़का जाएगा। ठीक है ना।
फिर या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि जो आज के टाइम पर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप यानी कुछ ऐसी फसलें जहाँ पर पानी की ज़रूरत कम पड़ती है उन फसलों को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गए, जो हमारे मोटे अनाज हो गए, ऑयल सीड्स हो गया, इनको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा कम यूज़ होगा। तीसरा हम काम कर सकते हैं वो है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो एक तरीके से ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि जैसे हम लोग ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन में हमारा पेड़ पौधा ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ब्लू की बात करते हैं तो वाटर बॉडीज़, रिवर, कैनाल, पॉन्ड, वेटलैंड, इसकी बात आ गई है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, है ना। ये काम यहाँ पर किया जा सकता है, नाम ही बताता है इसका ब्लू या ग्रीन, है ना। तो ये काम करके हम लोग वाटर को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, वाटर क्राइसिस को हम लोग टैकल कर सकते हैं अपने कंट्री में। वो बात यहाँ पर राइटर के थ्रू मेंशन की गई है। आई होप आपने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। अब आराम से आप लोग अपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बगल में भी एक एडिटोरियल है, ये काम का नहीं है, मतलब काम का है, इसको हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको तमिलनाडु के ब्रेकफास्ट स्कीम के बारे में बहुत डिटेल से कल ही एक एडिटोरियल था जो कि एक लेंदी एडिटोरियल था, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। वीडियो के लास्ट में, कल वाले वीडियो को ओपन करना, वीडियो के लास्ट में जाना, आपको एक पर्टिकुलर एडिटोरियल मिलेगा। तो वापस से अभी कल ही पढ़ा है, दोबारा से रिपीट करना यहाँ पर ज़्यादा कोई सही बात नहीं रहेगी, है ना। अगर हो सकता है 2 दिन पहले पढ़ो तो दोबारा पढ़ लेते, कल वाला वीडियो ओपन कर लेना, कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं यार। आखिरी एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता नहीं है, एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, ओपेड पेज नहीं आता है, इस वजह से एडिटोरियल कम हो जाते हैं। एक वो हमने डिस्कस किया, एक ये डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे राइटर बोलते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी, यानी कि जो फर्टिलिटी है, यानी फर्टिलिटी मतलब एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट लगातार दुनिया भर में कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत अलग तरीके से पड़ सकता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, वो यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ेगा जिसको अभी सुधारने की आवश्यकता है। अब देखो, पहली चीज़ यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि भैया जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है ना, इसके ऊपर फोकस करो। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है इसको समझना, यानी कि पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबल कहलाती है इस कंडीशन में। कहने का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है जो पॉपुलेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम रहती है, यानी पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक स्टेबल पॉपुलेशन रहती है। लेकिन करंट टाइम पर क्या हो रहा है ना कि जो ये आपको रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल देखने को मिलता है ना, इस लेवल से भी हम लोग पीछे जा चुके हैं। इस लेवल से पीछे जाना मतलब पॉपुलेशन घटना, क्योंकि ये लेवल कौन सा लेवल है, ये लेवल वो लेवल है जहाँ पर पॉपुलेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक स्टेबल कंडीशन में, स्थिर कंडीशन में है। लेकिन इससे नीचे जाना यानी कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कम होना। तो वही बात यहाँ पर राइटर के थ्रू बताई जा रही है। अब पहली चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन क्या करते हैं कि देखो, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है ना आज के टाइम पर वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। और इनफैक्ट बोला यह जाता है कि 2030 तक दुनिया भर की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन तक हो सकती है 2030 तक, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं, है ना। लेकिन ऑथर बोलते हैं यह है कि भैया सारी रिपोर्ट ये बता रही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और आने वाले टाइम पर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप लोग दुनिया भर का फर्टिलिटी रेट देखते हो ना, तो फर्टिलिटी रेट पिछले 70 सालों में कंसिस्टेंटली यानी लगातार नीचे जा रहा है। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट है। इनफैक्ट बताया गया पिछले 70 सालों में 50% से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप लोग 1951 का पीरियड देखोगे ना, तो 1951 के टाइम पर फर्टिलिटी रेट था 5 का, और ये फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.4 का हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 1951 में एक महिला 5 बच्चों को जन्म दे रही थी, लेकिन 2021 में ये कम होकर 2.4 हो चुका है, यानी आधा हो चुका है। 50% तक यहाँ पर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। ये बात आपने देख ली। अब बोला ये जा रहा है, ये जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है जो आज के टाइम पर तेज़ी से लोगों की पढ़ाई लिखाई है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, वो बेसिकली कई सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं। जो भी पॉइंट्स बताए मैंने आपको, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब राइटर ने यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी, इन्होंने बोला कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है ना वो बहुत लंबे समय में गिरा है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से गिरा है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन में आप लोग देखोगे, ब्रिटेन को लगभग 130 साल लगे हैं फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। ब्रिटेन में यहाँ पर बताया ये जाता है
कि लगभग अगर आप लोग 1800 की बात करोगे, 1800 से 1930 तक अगर आप लोग देखोगे तो उस समय पर फर्टिलिटी रेट जो कम हुआ है उसको मतलब 130 साल लग गए कम होने में। लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया की बात करोगे तो साउथ कोरिया में 20 साल के अंदर अंदर फर्टिलिटी रेट कम हो गया। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत लंबे समय में कम हुआ और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन घट रही है, जैसे साउथ कोरिया। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि ये जो रिपोर्ट है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, जो पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट वाली रिपोर्ट आई थी जो कि हमने डिस्कस भी की थी 2 महीने पहले, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो अफ्रीका वाला रीजन है ना, यहाँ पर 2050 तक पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जापान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, पॉपुलेशन घट रही है। यहाँ पे अब सरकारें लग चुकी हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, ज़बरदस्ती बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। रशिया हो गया, है ना, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर काम किया जा रहा है आज के टाइम पर। तो जो पॉपुलेशन कम हो रही है इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक सुझाव भी दिया गया है। वो सुझाव क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे राइटर आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे ना तो फर्टिलिटी रेट फॉल हुआ है, यानी कि गिरा है। साल 2021 के अंदर ये फर्टिलिटी रेट 2.0 पहुँच गया है पहली बार, और ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी डाउन पहुँच गया है। यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल वो लेवल है जहाँ पर पॉपुलेशन अब बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन इससे कम हो जाना मतलब पॉपुलेशन घटना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, और ये खुद 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये जो रेट है वो 10% से कम हो चुका है पिछले 5 सालों के अंदर। अब देश की आज़ादी के टाइम पे बात करते हैं तो देश की आज़ादी के टाइम पर जो फर्टिलिटी रेट था ना वो 6 का था, यानी हर एक वीमेन जो है 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। और आज के टाइम पर 25-26 सालों के अंदर, यानी कि मतलब फिर आने जैसे देश आज़ाद हुआ ना उसके 25 साल बाद फिर धीरे से और टाइम हुआ, तो जिस प्रकार से टाइम बढ़ता रहा और आज के टाइम पर आप लोग देखोगे तो फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है, 2.0 पहुँच चुका है। कहाँ पर एक महिला 6 बच्चों को जन्म दे रही थी और अब यहाँ पर एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन फिर राइटर बोलते हैं ऐसा सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों के अंदर आपको 2.0 देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जैसे मेघालय, बिहार के अंदर 3 का फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा, हर एक वुमेन 3 बच्चे को जन्म दे रही है। मेघालय के अंदर 2.9 का देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में 2.4 का देखने को मिलेगा, झारखंड में 2.3 का देखने को मिलेगा, मणिपुर में 2.2 का देखने को मिलेगा। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट लगातार कम हुआ है उसके पीछे का रीज़न है लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शंस का, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है बहुत ज़्यादा, है ना। अब लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जो वेमेन है, वेमेन की जो एज है, जो चाइल्ड मैरिज है वो लगातार कम हुआ है ना, ज़्यादा एज में शादी हो रही हैं। उसके बाद में जो ये वेमेन है थोड़ा सा ज़्यादा आज के टाइम पर पढ़ रही हैं, जो लोग हैं, लोग आज के टाइम पर हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना वो डायरेक्टली पॉपुलेशन के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर कर देती हैं कि भैया यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग है उसके ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर कर देती हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर जो ये पॉपुलेशन है वो लगातार उसके अंदर एक डिप देखने को मिला है, यानी फर्टिलिटी रेट के अंदर एक डिप देखने को मिला है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब ऑथर आते हैं कि भैया इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, यानी इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है राइटर ने जापान का, एग्जाम्पल लिया है साउथ कोरिया का। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हालत ख़राब हो रही है। जापान एक पहला कंट्री बन चुका है जिसने फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एक्सपीरियंस कर लिया है, और इसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इम्पैक्ट जापान भी पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जापान में जो मतलब पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंसी वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब लोग बूढ़े होते चले जा रहे हैं, लोग जो है ना जवान लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम बाद शरीर बूढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम कर सके और कंट्री के प्रति इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। तो उस समय क्या होगा कि वो जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो क्या होगी, वो यंगर पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड हो जाएगी कि भैया अब ये जो यूथ है वो हमें कमा के खिलाएंगे। तो ये जो यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, तो यंगर पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो चीज़ें आज के टाइम पर सफ़र कर रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़, जापान हो गया, और बिल्कुल सिमिलर चीज़ें साउथ कोरिया में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा, ऐसा आपको रशिया में भी देखने को मिलेगा,
ठीक है ना। जो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमी के आउटपुट पर पड़ता है। इकोनॉमिकली आप देखोगे वीकर होते हुए चले जाओगे, भले यहाँ पर कितनी भी ग्रोथ करी हो, अगर यहाँ पर कुछ नए बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंट्री को प्रॉब्लम में डाल सकता है, कंट्री को पैनिक में डाल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया कि आज के टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कंट्रीज़ के अंदर जो सरकारें हैं वो फोकस कर रही हैं, इंसेंटिव दे रही हैं लोगों को कि भैया बच्चे करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रशिया का मैंने आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताया था, इनफैक्ट मैंने थंबनेल भी लगाया था एक दिन, याद होगा, जहाँ पे मैंने थंबनेल के अंदर मेंशन किया है कि व्लादिमीर पुतिन का एक ऑफ़र आया है। ऑफ़र यह है कि कोई महिला अगर 10 बच्चे पैदा करेगी तो उस महिला को 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे ऑफ़र कई सारे कंट्रीज़ के अंदर चल रहे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन को फोर्सफुली इंक्रीज़ करा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम पर इम्पैक्ट जो है वो बहुत पड़ जाएगा। जो एक तरीके से लोग हैं ना, डिपेंडेंट वाले लोग, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएंगे, यूथ के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ना लगेगा, कोई इतना इनोवेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो अभी मैंने आपको रशिया का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही चाइना कर रहा है। फिर राइटर ने बताया ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जर्मनी कर रहा है, और जर्मनी के अंदर सक्सेस देखने को मिली है इस पर्टिकुलर चीज़ पर। जर्मनी ने क्या किया, वहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने पेरेंटल लीव देना स्टार्ट किया, यानी कि भैया जो भी लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो ही माता पिता, जो भी यहाँ पर मतलब जो भी महिला, जो भी यहाँ पर पुरुष काम कर रहा होगा, उसको पेरेंटल लीव दिया। आप जाओ घर पे थोड़ी देर आराम से हॉलीडे मनाओ, और आपको कोई सैलरी वगैरह कट नहीं होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, उल्टा आपको पैसा दिया जाएगा। तो पेरेंटल लीव दी गई जिससे यहाँ पर बर्थ को बूस्ट किया जा सके, और यहाँ पर ऐसा हुआ है जर्मनी के अंदर, इससे बर्थ के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला। वैसे ही डेनमार्क ने किया, वैसे ही हंगरी ने किया, वैसे ही पोलैंड ने किया। इन सब ने, पोलैंड ने तो यहाँ पर मंथली कैश पेमेंट तक राजी कर दिया, हम लोग पेरेंट्स को मंथली कैश पेमेंट देंगे जो भी यहाँ पर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेगा। तो ये काम आज के टाइम पर कंट्रीज़ के थ्रू किए जा रहे हैं। और रशिया ने, तो मैंने आपको बता दिया रशिया ने क्या किया है ना, 10 चिल्ड्रन होंगे तो 13 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि ये सब लोग इतना फोकस कर रहे हैं, कि इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये लोग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मैटर करती है, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है, और एक तेज़ी से डिक्लाइन हो जाना वो भी कोई अच्छी बात नहीं रहने वाली है, कंट्री को नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली है। पॉपुलेशन हो एक स्टेबल वे में रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक डिक्लाइनिंग वे में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, जिस प्रकार से आज ये हो रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, तो करने के लिए यहाँ पर राइटर ने कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं। अब राइटर बोलते हैं क्या करना चाहिए। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो, इंडिया के अंदर भी जो एज पॉपुलेशन है और आज के टाइम पर काम करने वाली जो लोग हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो तो अभी ग्रो करेगी, क्योंकि यूथ बहुत सारे हैं, वो अभी आने वाले कुछ दशकों तक यहाँ पर ग्रो करने वाली है, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, हम लोग को कुछ लेबर रिफॉर्म्स करने होंगे। जो फीमेल्स हैं उनको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर लेकर आना होगा, फीमेल्स के लिए ज़्यादातर काम यहाँ पर लेकर आना होगा, फीमेल्स यहाँ पर ज़्यादा काम के लिए आ पाएँ, ज़्यादा काम कर सकें, है ना। उनके न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना होगा, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा, ऐसा बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी। जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, जो एक तरीके से बूढ़े लोग हैं, वो भी ज़्यादा जिएंगे। लेबर मार्केट के अंदर रिफॉर्म होगा तो इससे जो वेमेन है, वेमेन यहाँ पर एंकरेज होंगी, वेमेन काम कर सकेंगी। वेमेन को यहाँ पर एक तरीके से आप कहोगे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो वेमेन काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना होगा कि यहाँ पर वो एक तरीके से और ज़्यादा चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकें। बाकी यहाँ पर जो नॉन वर्किंग मदर्स जो कि काम नहीं कर रही हैं, उनको लेबर मार्केट में लेकर आना होगा, जिससे यहाँ पर उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर उनकी भी कोशिश ये रहेगी कि उनके पास में एक बच्चा हो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से जो एक तरीके से पॉपुलेशन उसको स्टेबल करके रखा जा सकता है, उसको डिक्लाइन में नहीं भेजा जा सकता। ये काम यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो आपको हेल्थ केयर के ऊपर, बेटर न्यूट्रिशन के ऊपर, जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, और जो आज के टाइम पर पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब फटाफट यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज की वोकैबुलरीज़ को, फिर उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। वोकैबुलरी में पहली वोकैबुलरी आती है बैलेंटली। बैलेंटली मतलब होता है इन एन ओपन मैनर या अनशेम्ड मैनर। फिर आता है मेनेंसिंग। मेनेंसिंग मतलब यहाँ पर खतरनाक। फिर आता है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। फिर आता है प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेट मतलब लागू करना। फिर आता है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी मतलब किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। ये आपको आज के वोकैब्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया था। तो
आज का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर ये था कि भैया कौन सा ऐसा आपको प्राचीन समय का नगर या शहर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको वाटर हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम देखने को मिलेंगे, डैम्स देखने को मिलेंगी, उसके बाद यहाँ पर जो वाटर है वो रेजर्वोयर से कनेक्टेड देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।